नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। उसके पहले हमने कलचुरी का जो भी हिस्ट्री रहा है उसको पढ़ा है। आज हम लोग कलचुरी के आगे मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कलचुरी को समाप्त करके ही छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य का उद्भव होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि मराठा कैसे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से आए, उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे। फिर दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, हम प्रमुख प्रमुख कलचुरी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्यकार और कुछ प्रमुख स्थापत्य के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है उसे। इसमें आज का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन हेडिंग है आज का। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की अगर बात करें तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी प्रत्यक्ष रूप से 1758 में स्थापित होती है, जब बिम्बा जी छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार शासन करने के लिए आते हैं, और यह चलती है 1854 तक। तो सबसे पहले हम लोग पूरा जो मराठा शासन था 1758 से लेकर 1854 तक उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि किस प्रकार से मराठा जो है छत्तीसगढ़ में, मराठों का छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में मराठों के उद्भव होने के पहले किनका शासन था? कलचुरियों का शासन था। और रतनपुर क्षेत्र में थे कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, और रायपुर में थे कलचुरी शासक अमर सिंह। ठीक है, हम सभी को पता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, कलचुरियों की दो शाखाएं थी, एक थी रतनपुर क्षेत्र में और दूसरी थी रायपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो जो मराठा शासक रहते हैं कौन? रघुजी प्रथम, वो रतनपुर में आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के समय रतनपुर के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। ठीक है, ये आक्रमण करते हैं 1741 में, जिसको पिछली बार मैंने बता चुका है। 1741 में आक्रमण करते हैं, और रघुनाथ सिंह इस समय काफी वृद्ध रहता है और पुत्र मृत्यु के शोक में डूबा रहता है, इसलिए वो उसका विरोध नहीं करता और आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1741 में रतनपुर में मराठों का आगमन हो जाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? 1746 में इस पर आक्रमण हुआ। ठीक है, 1700 माफ कीजिएगा, 1741 में आक्रमण हुआ। किसने किया? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने। ठीक है, सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 1741 में, और रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग 1758 क्यों पढ़ते हैं? 1741 में ही जब आक्रमण कर दिया, मराठे आ गए, तो 1741 से पढ़ना चाहिए ना हमें कायदे से। तो लेकिन 1741 में जब इसको जीतते हैं रघुजी प्रथम, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं करते, अपने शासन को चलाने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कल्याण गिरी गोसाई को नियुक्त करते हैं। ठीक है, किनको नियुक्त करते हैं? एक प्रतिनिधि के रूप में कल्याण गिरी गोसाई को नियुक्त करते हैं। ठीक है, और अपना शासन चलाते हैं। अब कल्याण गिरी गोसाई 1741 में तो नियुक्त हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मोहन सिंह आते हैं, मोहन सिंह को आगे चलकर रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है 1745 में, फिर मोहन सिंह शासक बनते हैं, और इसको भी मराठे ही बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं इसका रीजन मैं बताऊंगा। फिलहाल रघुनाथ सिंह के बाद कौन बन रहे हैं? मोहन सिंह। तो मोहन सिंह क्या करेगा? कल्याण गिरी गोसाई को यहाँ पे स्टैब्लिश होने नहीं देता है, वो उसको उसके पद से हटा देगा और अपना शासन चलाने लगेगा। ठीक है, कब तक? 1757 तक। फिर 1758 में एंट्री होती है बिम्बा जी की। ठीक है, जिनको छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का संस्थापक माना जाता है, बिम्बा जी की एंट्री होती है, और तब से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तब से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत होगी। हम लोग पूरे मराठा शासन को चार अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष शासन 1741 से लेकर 1757 तक, फिर पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से लेकर 1818 तक, फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक, फिर पढ़ेंगे पुनः भोसला शासन 1830 से लेकर 1854 तक। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके वंशावली के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब हम लोग पूरा मराठा का इतिहास पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग अप्रत्यक्ष मराठा शासन को अगर समझें तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन में ये जो है रतनपुर और रायपुर के जो शासक हैं, सबसे पहले मराठों के अधीन रहने वाले जो शासक थे वो थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद कौन बनते हैं? मोहन सिंह। किस शाखा में? रतनपुर शाखा में। ठीक है, अगर रायपुर शाखा की अगर बात करें तो रायपुर शाखा में आक्रमण होता है 1750 में, यहाँ पे ध्यान रखना है 1750 में आक्रमण होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कब आक्रमण हुआ था? 1741 में। ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड अलग है। 1741 में रायपुर शाखा को लोग अपने अधीन नहीं किए थे, 1750 में आक्रमण किए और 1750 में फिर अपने अधीन रखे अमर सिंह को कुछ परगने देकर, जिसमें आता है राजिम, रायपुर और पाटन। ये 3 परगने दे देता है इन लोग को, इनको जीवन यापन के लिए। फिर अमर सिंह के बाद शासक बनते शिवनाथ सिंह, ये भी मराठों के अधीन ही रहते हैं, लेकिन इनसे ये 3 क्षेत्र जो थे वो भी छीन लेते हैं और इनको महासमुंद के कुछ 5 गांव दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष मराठा शासन इन्हीं के बीच में रहेगा। ठीक है, इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इनकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मराठा वंशावली की ओर। ठीक है, ये है मराठा वंशावली। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मराठा शासन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इनके ही नाम बार बार पढ़ोगे बीच बीच में तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को मराठा हिस्ट्री में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा के इतिहास में। तो वंशावली की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनका छत्तीसगढ़ में इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, उन्हीं को पढ़ेंगे। भारत में जो मराठा शासन से उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमें केवल यह याद रखना है कि कौन कौन से मराठा शासक रहे हैं जिनका छत्तीसगढ़ में रोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रघुजी प्रथम को। रघुजी प्रथम जब कलचुरियों पर आक्रमण करते हैं तो वहां पे सेनापति के रूप में नियुक्त करे रहते हैं भास्कर पंत को। ठीक है, इनके सेनापति कौन है? भास्कर पंत। इसको ध्यान रखना है, इसके सेनापति हैं भास्कर पंत। भास्कर पंत। ठीक है, ये सेनापति है जिन्होंने सबसे पहले 1741 में किस पर आक्रमण किया? रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया, रतनपुर क्षेत्र को जीत लिया। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा? प्रत्यक्ष शासन सुस्थापित नहीं हो रहा है, तो इन लोग क्या करेंगे? एक प्रतिनिधि के रूप में कल्याण गिरी गोसाई को नियुक्त कर देते हैं। क्या नाम है इसका? कल्याण गिरी गोसाई। ठीक है, कल्याण गिरी गोसाई को नियुक्त कर देंगे। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ को इन लोग किस प्रकार से जीते थे। अब रघुजी प्रथम के बाद कौन शासक बनेगा इसको समझते हैं। रघुजी प्रथम की 2 पत्नियां थी। ठीक है, उनमें से एक पत्नी के पुत्र थे जानको जी, साबा जी, और दूसरी पत्नी के पुत्र थे मोधो जी और बिंबा जी। ठीक है, तो जानको जी नागपुर में शासन कर रहे होते हैं और जो मोधो जी हैं वो शासन कर रहे होते हैं आपके मोधो जी जो है चांदा वाले क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका जो शासन वाला क्षेत्र रहता है वो रहता है नागपुर। ठीक है, और मोधो जी का जो क्षेत्र रहता है वो चांदा रहता है। ठीक है, इसके अलावा साबा जी और बिंबा जी को भी देख लेते हैं। साबा जी बराड़ क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, बराड़ क्षेत्र मिला रहता है और इनको छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, आगे चल के, लेकिन वो बाद में मिलेगा, किस पर कैसे मिलेगा वो अपन देखते हैं। जानको जी और मुधो जी के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा। किनके बीच में? जानको जी और मुधो जी के बीच में। फिर जानको जी जो है मुधो जी को हरा देते हैं। ठीक है, और नागपुर वाला क्षेत्र विजित कर लेते हैं, नागपुर वाला जो क्षेत्र है अपने अधीन कर लेते हैं। अर्थात मराठा शासक रघु जी के बाद जो बनते हैं वो जानको जी बनते हैं। ठीक है, जानको जी फिर बाकी लोग को नियुक्त कर देते हैं। साबा जी में बरार में साबा जी को नियुक्त कर देते हैं, चांदा में मुधो जी को, और छत्तीसगढ़ के लिए बिंबा जी को चुनते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिंबा जी। ठीक है, बिंबा जी को समझने से पहले यह भी जानना जरूरी था कि बिंबा जी को किसने नियुक्त किया था। बिंबा जी को जानको जी ने छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन बिंबा जी की रुचि नहीं रहती है शुरू में शासन करने के लिए। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है काफी पिछड़ा क्षेत्र रहता है,
उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ मिलेगा वहां पे शासन करके, इसीलिए वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, रुचि नहीं रखते हैं छत्तीसगढ़ को लेके। लेकिन 1758 में जब वो छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ की चीजों को देखते हैं, यहाँ पे खनिज संपदा जो रहती है, वन संसाधन जो रहते हैं, ठीक है, उस सब चीज को देख के वो काफी अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेते हैं बिंबाजी। और बिंबाजी को ही छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बिंबाजी को ही प्रथम शासक माना जाता है। फिर बिंबाजी के बाद कौन शासक बने? इसके बाद बनते हैं, बिंबाजी की 3 पत्नियां होती है, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। ठीक है, उमा इसमें से सती हो जाती है। ठीक है, रमा वन की ओर चली जाती है और आनंदीबाई जो है आगे चलकर शासन को संभालती है। ठीक है, तो बिंबाजी के बाद, बिंबाजी जो है इनका कोई पुत्र नहीं रहता, तो बिंबाजी अपने भाई के बेटे चिमण जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, किनको नियुक्त कर रहे हैं बिंबाजी? चिमण जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। इसको समझना ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। बिंबाजी जो है किनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं? चिमण जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। किंतु रघुजी प्रथम इसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? रघुजी प्रथम चाहेंगे कि ये जो है आगे चलकर शासक बने, तो रघुजी द्वितीय जो है चिमण जी की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, और खुद राजा बन जाते हैं और ये जो है छत्तीसगढ़ में वेम्को जी को शासन करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये नागपुर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं शासन करने के लिए रघुजी द्वितीय, और ये जो है धुरंधर की उपाधि देके, ठीक है, किनको? वेम्को जी को शासक बना देते हैं। तो बिंबाजी के बाद छत्तीसगढ़ में शासक बनते हैं वेम्को जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखना है हमें, पहले शासक कौन है? बिंबाजी है यहाँ पे, दूसरे शासक है वेम्को जी, फिर तीसरे शासक यहाँ पे आएंगे परसोन जी भोसले। ठीक है, फिर परसोन जी भोसले के बाद चौथे शासक आएंगे आपके रघुजी तृतीय। किस प्रकार से होगा ये समझने का प्रयास करना। पहले बिंबाजी ने किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया? चिमण जी को। बिंबाजी और उसकी पत्नी चाहती थी कि चिमण जी जो है आगे चलकर राजा बने, लेकिन रघुजी द्वितीय नहीं चाहता था कि ये राजा बने, ये इसको मार देता है और खुद शासक बन जाता है और अपने भाई, छोटे भाई वेम्को जी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धुरंधर की उपाधि देकर राजा बना देता है। ठीक है, तो दूसरे राजा बनते हैं वेम्को जी। फिर वेम्को जी की मृत्यु हो जाती है आगे चलकर 1816-17 के आसपास, 1815-16 के आसपास। फिर शासक बनते हैं परसोन जी, जो रघुजी द्वितीय का बेटा रहता है। परसोन जी भोसले जो है काफी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी दुर्बल शासक रहते हैं, तो इसका लाभ उठाते हैं अप्पा साहब और इसको पद से हटा देते हैं। ठीक है, इसको कौन पद से हटा रहे हैं? अप्पा साहब हटा रहे हैं। तो यहाँ पे अप्पा साहब जो है कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों का शासक बनते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा शासक बनते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं अप्पा साहब। ये जो है जेनकिंस के साथ मिलकर इनकी हत्या करवा देता है परसोन जी भोसले का। ठीक है, और चौथे शासक के रूप में ये बन जाते हैं। तो चौथा शासक इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, कुछ दिनों के लिए बनते हैं, लगभग 1 आध साल के लिए ही बनते हैं। फिर रघुजी तृतीय बनते हैं महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को लाइन से पढ़ना है एक एक करके। इन्हीं 4 शासकों का हम लोग मराठा हिस्ट्री में, मराठों के इतिहास में एक एक करके इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से ये आया ये आप लोग देखिए। फिर रघुजी तृतीय अंतिम शासक रहते हैं, फिर इसको अपदस्थ करके छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशर्स जो है अपना शासन स्थापित करते हैं। रघुजी तृतीय का कोई पुत्र नहीं रहता, तो जो डलहौजी रहते हैं वो जो है हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 13 मार्च 1854 को छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद रघुजी तृतीय के बाद शुरू हो जाता है ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ में 1854 में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं बिंबाजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बिंबाजी को पढ़ेंगे आज हम लोग। सबसे पहले बिंबाजी को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, अप्रत्यक्ष मराठा शासन को देख लेते हैं, जो हम लोग पहले समझे हैं उसको।
ठीक है। अप्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अप्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, ये कब से कब तक था? 1741 से लेकर 1757 तक था। ठीक, 1741 से लेकर 1757 तक था। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष मराठा शासक में रतनपुर क्षेत्र में सबसे पहले अब शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह, इसको याद रखना है। दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है मोहन सिंह, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मराठों के अधीन प्रथम शासक कौन है, ठीक है, तो मराठों के अधीन शासन करने वाले, मराठों के अधीन शासन करने वाले प्रथम शासक होंगे रघुनाथ सिंह, करने वाले प्रथम शासक, ठीक है। ये जो है 1745 तक शासन करते हैं, फिर 1745 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1745 से 1757 तक मोहन सिंह शासन करते हैं, ठीक है। और यह जो है मराठों के अधीन शासन करने वाले अंतिम शासक रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। मराठों के अधीन शासन करने वाले पहले शासक कौन है? रघुनाथ सिंह, और उसके बाद अंतिम शासक कौन है? मोहन सिंह है। इसमें फिर याद रखना है रायपुर क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र की अगर बात करें, रायपुर शाखा की अगर बात करें, तो इसमें आते हैं अमर सिंह का नाम, अमर सिंह, जो कि अंतिम कलचुरी शासक रहता है रायपुर शाखा का, ठीक है, अमर सिंह। ये कौन है? अंतिम कलचुरी शासक है रायपुर शाखा का, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह और अमर सिंह दो महत्वपूर्ण शासक हैं। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे अप्रत्यक्ष मराठा शासन में जो मराठे रहते हैं उसकी तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो उन्हें याद रखना है, हमें नोट करके लिख लेना उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छत्तीसगढ़ में शासन हेतु, छत्तीसगढ़ में शासन हेतु मराठों ने प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में किनको नियुक्त किया? कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त किया, ठीक है। किनको नियुक्त किया? कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त किया, ये हमें ध्यान में रखना है। कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त किया, नियुक्त किया, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। कल्याणगिरी गोसाई, इनको नियुक्त किया प्रशासन के लिए, ठीक है। अब आगे चीजें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कल्याणगिरी गोसाई को अपदस्थ कर देते हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं कि मोहन सिंह क्यों शासक बना आगे चल के। मोहन सिंह के बारे में जब कलचुरी साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हमने देखा था राज सिंह के बाद शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? तखत सिंह बनते हैं, माफ करना, राज सिंह के बाद शासक बनते हैं, हाँ, तखत सिंह बनते हैं, नहीं, कल्याण सिंह के बाद तखत सिंह थे, तखत सिंह के बाद राज सिंह आते हैं, राज सिंह के बाद उसके बेटे रहते हैं विश्वनाथ सिंह। लेकिन विश्वनाथ सिंह क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके स्थान पर शासक बनाया जाता है सिरदार सिंह को, जो कि भाई रहते हैं आपके राज सिंह के, ठीक है। राज सिंह के भाई रहते हैं सिरदार सिंह को शासन बना देते हैं। मोहन सिंह को उत्तराधिकारी जरूर नियुक्त करे रहते हैं राज सिंह, लेकिन शासक किसको बना दिया जाता है? सिरदार सिंह को बना दिया जाता है।
अब सिरदार सिंह को शासन बनाने के बाद उसका विरोध तो करेंगे ही मोहन सिंह। तो मोहन सिंह क्या करते हैं, जब सिरदार सिंह राजा बनते हैं तो विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस समय सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या करेंगे, वो मराठा शासक रघुजी प्रथम के आश्रय में चले जाते हैं। ठीक है, रघुजी प्रथम वही हैं जिनके सेनापति भास्कर पद ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। तो मोहन सिंह क्या करेगा, रघुजी प्रथम के आश्रय में चले जाता है, वहां पे कुछ कार्य करता है, सेवा करता है रघुजी प्रथम के। ठीक है, और रघुजी प्रथम उससे काफी प्रसन्न होते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं कौन, रघुजी प्रथम अपने सेनापति के द्वारा, भास्कर पंत के द्वारा, तो रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह को बनाते हैं अगला राजा। ठीक है, तो मोहन सिंह को अगला राजा बनाने का प्रमुख रीजन ये है क्योंकि वह जो है, मोहन सिंह जो है रघुजी प्रथम के आश्रय में जाकर कुछ दिनों तक काम किया था, तो वह जो है उसका एक भक्त जैसा था। ठीक है, तो उस पर उसको शासक बना दिया जाता है रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह को। ठीक है, ये याद रखना है हमें। फिर मोहन सिंह जब शासक बनते हैं तो ये जो है कल्याणगिरी गोसाई को यहाँ से बाहर खदेड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से उसको भगा भी देते हैं कल्याणगिरी गोसाई को। तो मोहन सिंह के बाद लेकिन एंट्री होती है बिंबा जी की, जो मराठा शासक रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो मोहन सिंह जो है उसका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मोहन सिंह ने उसका विरोध जरूर किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और इस प्रकार से फिर छत्तीसगढ़ में बिंबा जी जो है पहला शासक बनता है प्रत्यक्ष मराठा शासन के तहत। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक, 1758 में एंट्री होती है बिंबा जी की, और यह जो शासन है वो चलता है 1818 तक। ठीक है, हालांकि बिंबा जी की मृत्यु हो जाती है 1787 में, उसके बाद आते हैं वेम्को जी। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष मराठा शासन में दो प्रमुख राजा रहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वेम्को जी और उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग बिंबा जी। वेम्को जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है सूबा शासन, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में वो अपना शासन संभालते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं जो शासक, उसके बाद ब्रिटिश अधीन जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सबसे प्रमुख आते हैं ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन चलता है। और लास्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे पुनः भोसला शासन, तो पुनः भोसला शासन में हम लोग देखेंगे रघुजी तृतीय का शासन शुरू हो जाता है उस समय, और रघुजी तृतीय के टाइम पे वो जिलेदार के माध्यम से शासन को चलाते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष मराठा शासन में बिंबा जी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो शासक रहे हैं वो रहे हैं बिंबा जी। बिंबा जी, ठीक है, इनका अगर शासन देखें हम लोग बिंबा जी का, तो ये शुरू होता है 1798 में एंट्री होती है और 1787 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बिंबा जी के बारे में सबसे पहले चीज ये याद रखना कि यह जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। मराठा शासक थे। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, छत्तीसगढ़ में जब इन्होंने शासन करना शुरू किया तो शुरुआत में ये भोसलों के अधीन थे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आए तो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, तो इन्होंने यह जो है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। इसका मतलब यह है शासन कि यह जो है रघुजी द्वितीय की बातों को नहीं मानता था। रघुजी द्वितीय कौन था, रघुजी माफ करना, जो वहां पे शासक थे जानको जी। ठीक है, उनके अनुसार से वो शासन नहीं करता था, उनके अधीन शासन नहीं करता था। वो छत्तीसगढ़ में आने के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, ये इसका मतलब है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिंबा जी के बारे में। बिंबा जी की 3 पत्नियां रहती है, उसको इनकी पत्नियों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका भी रोल काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है उमाबाई। ठीक है, दूसरी जो पत्नी है वो है रमाबाई,
और तीसरी जो पत्नी है उनका नाम है आनंदीबाई, आनंदीबाई। तो याद रखना उमाबाई जो है सती हो जाती है कब? जब बिंबा जी की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1787 को। रमाबाई जो है वन की ओर चली जाती है, वन गमन कर जाती है बिंबा जी की मृत्यु के बाद, और आगे चलकर शासन कौन संभालती है? आनंदीबाई। ठीक है, तो शासन व्यवस्था देखती है कौन? ये रतनपुर में ही है, ये कहीं नहीं जा रही है आनंदीबाई। ठीक है, आनंदीबाई शासन व्यवस्था को संभालेगी बिंबा जी की मृत्यु के बाद। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है आनंदीबाई का, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिंबा जी के टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य भी हुए थे। स्थापत्य अर्थात कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। ठीक है, इसमें से एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और पूरा स्थापत्य जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? रतनपुर में हुआ है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दुधाधारी मठ का, दुधाधारी मठ हेतु, ठीक है, ग्राम दान। इन्होंने कुछ ग्राम दान किया हुआ था दुधाधारी मठ के संचालन के लिए। दुधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया? हम लोग पढ़े हैं, कलचुरी शासक रहते हैं रायपुर के एक शाखा के, जिसका नाम रहता है जैत सिंह। जैत सिंह के शासनकाल में एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम रहता है बलभद्र दास, वो जो है दुधाधारी मठ का निर्माण करवाए थे। इसके लिए ग्राम दान करते हैं। ठीक है, इनकी पुनरुद्धार के लिए वो कुछ पैसे भी देते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ये रतनपुर में है, याद रखना। दुधाधारी मठ है आपका रायपुर में। ठीक है, इसका निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा खंडोवा मंदिर बनवाते हैं। खंडोवा मंदिर कहां बनवाते हैं? रतनपुर में ही बनवाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। इसके अलावा राम टेकरी मंदिर भी बनवाते हैं रतनपुर में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राम टेकरी मंदिर कहां पे? रतनपुर में, रतनपुर में। ये आप लोग को याद रखना है स्थापत्य की अगर बात करें तो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। ठीक है, इनके प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के तहत सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रतनपुर और रायपुर दो अलग अलग शाखाएं होती थी कलचुरी शासन में, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रतनपुर और रायपुर दोनों का एकीकरण कर देते हैं। ठीक है, दोनों का प्रशासनिक एकीकरण कर देते हैं। तो याद रखना सबसे पहला प्रशासनिक सुधार है इनका, रतनपुर एवं रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें राजनांदगांव और खुज्जी दो जमींदारियों का निर्माण करते हैं। दो जमींदारियों का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी दो जमींदारियां? तो इसके अंतर्गत याद रखना, इसके अंतर्गत राजनांदगांव और दूसरी जो जमींदारी है उसका नाम है खुज्जी। ठीक है, दो जमींदारियों का निर्माण करेंगे ये। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो इन्होंने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना किया। नियमित न्यायालय की, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक कोर्ट बनवाया, नियमित न्यायालय की स्थापना किया इन्होंने, ये याद रखना है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं देखूं इसमें, तो इनको
परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, परगना पद्धति का जन्मदाता अगर पूछेगा तो वो है विट्ठलराव दिनकर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, इसको आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, जब सूबेदार पढ़ेंगे तो। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विट्ठल राव दिनकर है, लेकिन अगर सूत्रधार पूछा जाएगा तो वो कौन है? बिंबाजी हैं। ठीक है, इसके अलावा दशहरे में स्वर्ण पत्र दान करने की परंपरा प्रचलित की इन्होंने। परंपरा शुरुआत किया, दशहरे में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा इन्होंने शुरू की। इसके अलावा अगर देखें हम लोग, प्रशासनिक सुधार में यही 5 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें कुछ विद्रोह के बारे में देखेंगे जो बिंबाजी के शासनकाल में हुए हैं। ठीक है, कुछ विद्रोह देख लेते हैं जो बिंबाजी के शासनकाल में हुआ है। कुछ प्रमुख विद्रोह। ठीक है, इसमें से ज्यादातर जो विद्रोह है वो जमींदारियों द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज और, बिंबाजी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। जब स्वतंत्र शासक इन्होंने घोषित कर लिया तो ये नागपुर को किसी भी प्रकार का कर वगैरह नहीं देते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो भी राजस्व मिलता था वो अपने पास इकट्ठा रखते थे अपने राजकोष में, और किसी भी प्रकार का कर जो है नागपुर शासन को नहीं भेजते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। इनके टाइम पे कुछ जमींदारियां थी जिन्होंने जो वार्षिक टकोली था उसके विरोध में विद्रोह कर दिया, क्योंकि इन्होंने हर जमींदारियों से एक निश्चित टकोली वसूलना शुरू किया था। ठीक है, तो उसके विरोध में कुछ जमींदारियों ने विद्रोह कर दिया था। उसमें देखते हैं जो सबसे पहली जमींदारी थी इसके अंतर्गत, उसमें आएगा खैरागढ़ सरगुजा। खैरागढ़, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है चांग बखार, चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है चांपा, पांचवा है धमधा। ठीक है, और छठवा है कोरबा, जो महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा और छोटी छोटी और जमींदारियां थी जो जिन्होंने विरोध किया था। खैरागढ़ से इनको सर्वाधिक टकोली मिलती थी, ये याद रखना। सर्वाधिक टकोली कहां से मिलती थी? तो खैरागढ़ से मिलती थी। लगभग 24,000 रुपए वार्षिक टकोली इससे मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि कोरबा जो जमींदारी थी, कोरबा, इस जमींदारी को इन्होंने जब्त कर लिया था। जमींदारी को जब्त कर लिया था। क्यों जब्त कर लिया था? इनके विद्रोह के कारण इस जमींदारी को जब्त कर लिया था। जो कोरबा में थे इस जमींदारी को समाप्त कर दिया, अपने अधीन रख लिया इसको। ठीक है, जब्त कर लिया था और इसके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगा दिया था, लगभग 5,000 रुपए टकोली के हिसाब से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धमधा। इसके जो जमींदार थे, जो जमींदार थे धमधा के, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में जल समाधि ले लिया था। तो याद रखना, धमधा के जमींदार ने अपनी पत्नी के साथ में जल समाधि ले ली थी, ये याद रख लेना। तो कुछ विद्रोह हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खैरागढ़, सरगुजा, चांग बखार, चांपा, धमधा और कोरबा। तो खैरागढ़ से सर्वाधिक टकोली मिलती थी, याद रख लेना। धमधा
में जो जमींदार थे, जब विद्रोह किया तो वो हार गए, तो हारने के बाद जमींदार ने अपनी पत्नी के साथ में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो ये याद रखना, एक बार पेपर में आ गया है ये। इसके अलावा कोरबा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरबा की जमींदारी को जब्त कर लेते हैं और साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा देते हैं उसके ऊपर। इसमें एक चीज और पूछा जाता है मृत्यु के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में एक व्यापम की परीक्षा में आया है क्वेश्चन, बिंबा जी की मृत्यु से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मृत्यु याद रखना, इनकी मृत्यु हुई है 7 दिसंबर 1787 को। ठीक है, 7 दिसंबर 1787 को। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? नर्रा नामक जमींदारी में, नर्रा जमींदारी में। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इनकी समाधि है नर्रा जमींदारी में। तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रख लेना। इसके बाद की स्टोरी जो है वो है शासक बनते हैं बिंबा जी। ठीक है, दूसरे प्रमुख शासक बनेंगे बिंबा जी। दूसरे व्यमको जी, माफ करना, व्यमको जी। व्यमको जी का जो शासन रहता है वो रहता है 1788 से लेकर, इनका जो शासन रहता है वो रहता है 1800, एक मिनट, 1815 तक इनका शासन रहता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना व्यमको जी किस प्रकार से शासक बने थे, इसको मैं बता दिया था पहले भी, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। रघु जी, जब बिंबा जी की मृत्यु होती है, तो बिंबा जी की मृत्यु होती है तो उनका कोई पुत्र नहीं रहता, तो बिंबा जी क्या करेंगे, अपने भाई मुधो जी के बेटे जिसका नाम रहता है चिमण जी, उसको शासक नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो बिंबा जी के याद रखना, इसमें व्यमको जी किस प्रकार शासक बन रहे हैं। बिंबा जी रहते हैं, बिंबा जी, इनके भाई का नाम रहता है, क्या नाम रहता है, मुधो जी। ठीक है, इनके भाई के 3 बेटे रहते हैं, कौन कौन? एक का नाम रहता है रघु जी द्वितीय, एक का नाम रहता है चिमण जी, और एक का नाम रहता है व्यमको जी, व्यमको जी भोसले। तो जो बिंबा जी और उनकी पत्नी वो चाहती है कि चिमण जी उत्तराधिकारी बने। ठीक है, कौन बने? चिमणा जी उत्तराधिकारी बने। लेकिन रघु जी जो है इनकी हत्या करवा देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, चिमण जी की, और खुद शासक बन जाते हैं। ठीक है, नागपुर का शासक बन जाते हैं, नागपुर का शासक। और यहां पे धुरंधर की उपाधि देकर, धुरंधर की उपाधि देकर यहां पे धुरंधर की उपाधि देकर किसको बिठा देते हैं? व्यमको जी को बिठा देते हैं। ठीक है, इनको पूछा जाए अगर पेपर में, धुरंधर की उपाधि किसे प्राप्त हुई है, तो किसे प्राप्त हुई है? व्यमको जी को। किसने दी है? तो रघु जी द्वितीय ने दी है धुरंधर की उपाधि व्यमको जी को। फिर व्यमको जी में याद रखना, व्यमको जी जो है छत्तीसगढ़ कभी आते, छत्तीसगढ़ अपने शासनकाल में 1788 से 1815 के बीच में इतने वर्षों तक केवल 3 बार ही छत्तीसगढ़ का आगमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन को संभालते जरूर हैं। जब वो छत्तीसगढ़ आए ही नहीं तो शासन को संभालेंगे कैसे? तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन को संभालने के लिए यहाँ पे एक व्यवस्था की शुरुआत की जिसका नाम है सूबा शासन। ठीक है, इन्होंने एक व्यवस्था चलाया, सूबा शासन। सूबा शासन के तहत ये शुरू हो जाता है 1788 से लेकर 1818 तक, इसको याद रख लेना। सूबा शासन में होता क्या है? सूबा शासन एक ऐसी व्यवस्था रहती है जो नीलामी पद्धति पर आधारित रहती है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर ये वादा करेगा कि वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से अधिकतम धनराशि हर एक साल इकट्ठा करके या एक निश्चित अवधि के भीतर सबसे ज्यादा राशि जो देगा मराठा शासक को, वह जो है सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। ठीक है,
क्या क्या हो बोल रहा है, इसमें समझ में आ रहा है? सूबेदार, सूबा शासन के तहत एक ऐसे व्यक्ति को सूबेदार बनाया जाता था जो यह वादा करता था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान वो सबसे अधिक राशि लेकर वेमको जी के पास जमा करेगा। ठीक है, उसको बोला जाता था, इस व्यवस्था को बोला जाता था सूबा शासन, और इसके अंतर्गत सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन नियुक्त किए जाते थे? सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसके अंतर्गत टोटल हम लोग 8 सूबेदार पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट राजा कौन बन रहे हैं? वेमको जी भोसला बन रहे हैं। ठीक है, सूबा शासन क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, सूबा शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके तहत एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी, और सूबेदार की नियुक्ति नीलामी पद्धति पर आधारित होती थी, जिसमें सूबेदार जो है, सूबेदार के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी जो यह वादा करता था कि सबसे ज्यादा राशि एक निश्चित अवधि के दौरान वेमको जी के पास जमा करेगा। ठीक है, उनको सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। 8 सूबेदार नियुक्त किए गए जिन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन को संभाला। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो सूबेदार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर। ठीक है, दूसरे सूबेदार पढ़ेंगे हम लोग विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर। तीसरे सूबेदार हम लोग पढ़ेंगे भवानी कालू। चौथे सूबेदार के रूप में पढ़ेंगे हम लोग केशव गोविंद। केशव गोविंद। फिर 5वां सूबेदार, 6वां सूबेदार, 7वां और 8वां। ठीक है, तो 4 सूबेदार हो गए। इसके बाद 5वें सूबेदार के रूप में हम लोग पढ़ेंगे वेमको जी पिंडरी को। ठीक है, इसके बाद हम लोग माफ करना, बीकाजी गोपाल को, फिर सीताराम नायक, सीताराम ठीक है, केशव गोविंद के बाद कौन पढ़ेंगे? बीकाजी गोपाल पढ़ेंगे हम लोग, बीकाजी गोपाल को। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सखाराम हरि, फिर सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर जो अंतिम सूबेदार है। तो कई बार पेपर में आ गया है कि इनको क्रमानुसार जमाइए, क्रमानुसार जमाइए, और यही नाम आपको परीक्षा में देगा। ठीक है, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों पे, हिंदी ग्रंथ अकादमी पे वेमको जी पिंडरी का नाम भी दे देता है। ठीक है, लेकिन यह जो नाम है इसी नाम से सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इसी के नाम को सीक्वेंस से याद रख लेना। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, ठीक है, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। एक एक करके हम लोग देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो पेपर में आते हैं उसको। तो यह जो है क्रमानुसार है, इसी के हिसाब से आपको 8 के नाम याद रखने हैं और क्रम से याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत महिपत राव दिनकर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? महिपत राव दिनकर के बारे में देखेंगे, जो पहले सूबेदार हैं। महिपत राव दिनकर, इसको याद रख लेना। यह जो है प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए, प्रथम सूबेदार थे ये छत्तीसगढ़ के। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, महिपत राव दिनकर के समय एक विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री जिसका नाम था फॉरेस्टर। फॉरेस्टर, ठीक है, किनके शासनकाल में आए थे? तो इसी के टाइम पीरियड पे आए थे। 1788 से लेकर यह जो है 1790 तक सूबेदार रहते हैं। ठीक है, फिर 1790 में बनते हैं विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर, ठीक है, 1790 में बनते हैं। दूसरे क्रम के ये आपके बनेंगे सूबेदार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके टाइम पे विदेशी यात्री आते हैं जिसका नाम आता है कैप्टन जे टी ब्लंट। कैप्टन जे टी ब्लंट, ठीक है, इनका छत्तीसगढ़ में आगमन होता है 1790 में। तो ये याद रख लेना आप लोग,
सबसे पहले कौन आ रहे हैं, फॉरेस्टर आ रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं जेटी ब्लंट, विट्ठलराव दिनकर के समय। विट्ठलराव दिनकर के समय कुछ घटनाक्रम है जो हमें परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये है, जब कैप्टन जेटी ब्लंट आते हैं तो एक संघर्ष होता है जिसका नाम है भोपाल पट्टनम का संघर्ष। भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है 1790 में, ठीक है, 1790 ईस्वी में। इसमें याद क्या रखना है भोपालपट्टनम के संघर्ष के बारे में, भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है इसलिए हुआ था क्योंकि कैप्टन जेटी ब्लंट जो है बस्तर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, और उसका विरोध कौन किए, जो आदिवासी गोंड आदिवासी थे, स्पेशली जो गोंड समुदाय थी, उन्होंने उसका विरोध किया और उनको भोपालपट्टनम के आगे जो बस्तर वाला मार्ग था उसमें जाने से रोक दिया भोपालपट्टनम तक, ठीक है। और उनको ये चेतावनी दे दी कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी हत्या भी कर दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो भोपालपट्टनम के आगे नहीं जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे जो संघर्ष हुआ उसका नाम रख दिया गया भोपालपट्टनम का संघर्ष। किसके, कौन से सूबेदार के टाइम पे हुआ है, तो विट्ठलराव दिनकर के टाइम पे हुआ। इसको हम लोग जनजातीय आंदोलन में पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है परगना पद्धति। परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक दृष्टि से कुछ परगनों में विभाजित किया था, ठीक है, प्रशासनिक संचालन हेतु, ठीक है, सुचारू संचालन के लिए प्रशासन के, उसके लिए इन्होंने कुछ परगनों में विभाजित किया था छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को, ठीक है। कौन है ये, विट्ठल राव दिनकर। और अगर पूछा जाएगा सूत्रधार कौन है तो वो बिंबाजी भोसले को याद रखना है। तो परगना पद्धति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कितने परगने बने थे, ठीक है, तो याद रखना इसमें परगना पद्धति के तहत टोटल 27 परगने बनाए गए थे। विट्ठलराव दिनकर द्वारा टोटल 27 परगना बनाया गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने जो पहले के पद थे, ठीक है, कौन कौन से पद, दीवान और दाऊ, ठीक है। मराठा शासन के समय, कलचुरी शासन के समय दो पद हुआ करते थे, दीवान और दाऊ, ठीक है। पद को समाप्त कर दिया, कौन सा, तो इसमें याद रख लेना दीवान और दाऊ नामक पद को समाप्त कर दिया इन्होंने, ठीक है। दीवान क्या होता था हम लोग देखे हैं, सबसे पहले जो कलचुरी का प्रशासनिक व्यवस्था था वहां पे हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था राज्य, पढ़ा था राज्य या राष्ट्र, उसके नीचे पढ़ा था हमने गढ़, गढ़ के नीचे हम लोग ने पढ़ा था बारहो, बारहो के नीचे गांव पढ़ा था। तो गढ़ में जो प्रमुख होते थे वो दीवान कहलाते थे, और तालुके में या फिर बारहो में जो प्रमुख होते थे उसको दाऊ कहलाते थे, ठीक है, जो प्रमुख होते थे उस क्षेत्र के। तो इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया विट्ठलराव दिनकर के टाइम पे जब सूबा शासन शुरू हुआ। तो इसके अलावा इन्होंने नया पद सृजित किया, नया पद सृजित किया, ठीक है, वो था कमावेशदार। कमावेशदार इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में जब मराठा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो यह जो है परगना प्रमुख, परगने का प्रमुख होता था, परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था, ये याद रख लो। अभी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है। तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, कमावेशदार होता था, ठीक है। यहाँ पे परगने बना दिए गए शासन को चलाने के लिए, कितने परगने, 27 परगने, और दीवान और दाऊ नामक पद को समाप्त कर दिया गया और को एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था कमावेशदार। तो ये आपको विट्ठलराव दिनकर के लिए याद रखना, दिनकर के टाइम पे इनका जो शासन था वो था 1790 से लेकर 1796 तक था। शासन नहीं बोलना चाहिए, इनका जो सूबा जो व्यवस्था था, ठीक है, सूबेदारी थी, वो 1790 से लेकर 1796 तक था, ये याद रख लेना। भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है 1795 में हुआ था, एक मिनट इसे याद रख लेना, इसको ये गलत हो गया है। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में हुआ था। और कैप्टन जेटी ब्लंट का भी आगमन जो होता है वो 1795 में ही होता है, ठीक है। परगना पद्धति
अगर पूछा जाएगा परगना पद्धति कब से कब तक चली, तो याद रखना परगना पद्धति जो है, परगना पद्धति यह जो है 1790 से लेकर 1818 तक चलती है। और सूबा शासन कब से कब तक चलेगा, तो 1788 से, हाँ 1788 से लेकर 1818 तक चलेगा। ठीक है, वो आप लोग को याद रखना है। फिर इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसके बाद छोटे छोटे चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो तीसरे नंबर के जो सूबेदार रहते हैं उसका नाम रहता है भवानी कालू। ठीक है, तो भवानी कालू का जो शासन है ना, सबसे कम समय के लिए सूबेदार बनते हैं। सबसे कम समय का सूबेदार अगर पूछा जाएगा कौन है, तो भवानी कालू। फिर इसके बाद आते हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद ये रख लेना, इसको याद रख लेना कि यह जो है सर्वाधिक समय तक सूबेदार नियुक्त होते हैं। सर्वाधिक समय तक के लिए सूबेदार नियुक्त होते हैं, समय के लिए सूबेदार बनते हैं। इसमें एक विदेशी यात्री आते हैं इनके टाइम पे, जिसका नाम है कोलब्रुक। कोलब्रुक, ठीक है। कौन आते हैं, केशव गोविंद के टाइम पीरियड में कोलब्रुक विदेशी यात्री आते हैं, इसको याद रख लेना इसके टाइम पे। इसके अलावा केशव गोविंद के टाइम पे कोलब्रुक का आगमन जो होता है 1799 में होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। केशव गोविंद के टाइम पे सर्वाधिक समय के लिए सूबेदार बनते हैं और विदेशी यात्री आते हैं कोलब्रुक। इसके बाद आते हैं अपने बीकाजी गोपाल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकाजी गोपाल। ठीक है, इनका टाइम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1809 से लेकर 1816 तक ये सूबेदार रहते हैं। 1809 से लेकर 1816 तक ये सूबेदार रहते हैं। और केशव गोविंद कब से कब तक रहते हैं, तो 1797 से लेकर 1808 तक। 1797 से लेकर 1808 तक ये शासक रहते हैं, और ये रहते हैं 1796-97 में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल जब सूबेदार बनते हैं तो इस टाइम पे एक ऐसी राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इनको सूबेदारी व्यवस्था को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इनको काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें देखते हैं इसमें हुआ क्या रहता है, बीकाजी को ध्यान से समझते हैं। बीकाजी के समय एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, इसके प्रमुख रीजन है रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा इसके टाइम पे ही परसोनजी भोसले को भी अप्पा साहब मरवा देते हैं, और इसके अलावा व्यंको जी की भी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु। ठीक है, तो तीन लोग, रघुजी द्वितीय जो नागपुर में शासन कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा इनके बेटे परसोनजी भोसले इसकी भी हत्या अप्पा साहब करवा देते हैं 1816 में। ठीक है, इसके अलावा व्यंकोजी भोसले जो छत्तीसगढ़ में शासन संभाल रहे हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो याद रख लेना आप लोग। ठीक है, इनके कारण, इन तीनों की मृत्यु के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, इनको शासन संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं के टाइम पे रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो गई नागपुर में। परसोनजी भोसला जो रघुजी द्वितीय का बेटा रहता है, काफी दुर्बल शासक रहता है, इसकी हत्या करवा देते हैं कौन, अप्पा साहब करवा देते हैं, जिसका आगे चल के मैं बताऊंगा। इसके बाद व्यंकोजी भोसले की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफी राजनीतिक अस्थिरता वाला काल था, और इसके टाइम पे ही उपद्रवों का कुछ आक्रमण बढ़ गया था। ठीक है, किनका, पिंडारियों का
सर्वाधिक आक्रमण किसके टाइम पे हुआ है? तो याद रख लेना, पिंडारी कौन होते थे? ये लूट मार करने वाले लोग होते थे, लूट मार मचा के रखते थे। इन्होंने बीकाजी गोपाल के टाइम पे ही सबसे ज्यादा आक्रमण किया, सबसे ज्यादा ही लूटपाट मचाई थी। ठीक है, लूटपाट मचाई थी। तो ये आप लोग याद रखना बीकाजी गोपाल के समय। इसके बाद अगर देखें तो एंट्री होती है अप्पा साहब की। ठीक है, अप्पा साहब को पढ़ने से पहले कुछ और सूबेदार रहे हैं। उसमें एक सूबेदार रहते हैं जिसका नाम रहता है सखाराम हरी। सखाराम हरी जो है इतना लूटपाट मचा के रखता है। अप्पा साहब जब आते हैं ना, तो अप्पा साहब काफी डिमांडिंग होते हैं। डिमांडिंग किस चीज को लेकर होते हैं? अप्पा साहब चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा उनको धन मिले। एक प्रकार का लूट का शासन बना के रख देते हैं सूबेदारी व्यवस्था को। ठीक है, वो जो है इतना डिमांड कर देते हैं सूबेदारों से, ठीक है, कि वो लूटपाट मचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उसी टाइम पे एक सूबेदार रहते हैं सखाराम हरी। ठीक है, तो सखाराम हरी लोगों से इतना लूटपाट मचा के होते हैं, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा राशि वसूलते हैं कर के रूप में कि रतनपुर के जो लोग रहते हैं वो आक्रोशित होकर इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, रतनपुर के निवासियों ने हत्या कर दी इसकी। निवासियों ने हत्या कर दी। तो ये आप लोग याद रखना किसकी? सखाराम हरी की। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यादव राव दिवाकर। इसके बाद सीताराम टाटिया भी बने हैं, लेकिन उनके टाइम पे ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है जो हमें याद रखना चाहिए। यादव राव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार होते हैं, इसको याद रख लेना, अंतिम सूबेदार होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? 1818 में। ठीक है, ये हो गई सूबेदार जो बने हैं उनके बारे में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अप्पा साहब। ठीक है, अप्पा साहब को समझते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्पा साहब। अप्पा साहब ये है कौन? क्या इनका रोल रहता है ये देखते हैं हम लोग। अप्पा साहब जो है रतनपुर के एक निवासी रहते हैं। ठीक है, ये जो है जब रघुजी द्वितीय के बाद, रघुजी द्वितीय के शासक के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में परसोन जी भोसले होते हैं। तो परसोन जी भोसले जो है शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर रहते हैं, काफी दुर्बल शासक रहते हैं। उसका लाभ उठाकर यह जो है अप्पा साहब अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिसका नाम है जेनिकिंग्स। ठीक है, उनके साथ में एक संधि कर लेते हैं और उस संधि के तहत अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर परसोन जी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, परसोन जी की हत्या करेंगे तो अंग्रेज लोग जो है किसको बना देंगे? अप्पा साहब को शासक नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना, यह जो है एक संधि कर लेता है। संधि का डेट रहता है 27 मई 1816। ठीक है, 27 मई 1816 को एक संधि कर लेगा, किसके साथ में? अंग्रेज अधिकारी जेनिकिंग्स के साथ में। इसका नाम क्या है? जेनिकिंग्स। इसके साथ में एक संधि कर लेगा और इस संधि के तहत वो परसोन जी की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिख लेना, संधि के तहत परसोन जी की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, संधि के तहत उनको कुछ सैनिक सहायता मिली रहती है और वो उसके बाद में फिर किसकी हत्या करवा देंगे? परसोन जी भोसले की हत्या करवा देंगे। अब शासक के रूप में कौन नियुक्त हो जाते हैं? अप्पा साहब जो है शासक बन जाते हैं। ठीक है, शासक बन जाते हैं कब? 1817 में। ठीक है, 1816-17 में वो राजा बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो राजा बनते हैं तो यह जो है कुछ दिनों तक तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन इसको कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे अंग्रेज। और यह जो चाहते नहीं थे कि वो उनकी कठपुतली बन के रहें, उनकी हर एक बातों को उनके हिसाब से चले, उनकी बातों को मानकर चले।
यह जो है अप्पा साहब नहीं चाहते। तो अप्पा साहब जो है एक मराठा शासक रहते हैं जो पहले से ही ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा होता है, उसका नाम रहता है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो यह जो है अप्पा साहब जो है बालाजी बाजीराव के साथ मिलकर, ठीक है, बालाजी बाजीराव के साथ मिलकर, बाजीराव के साथ मिलकर एक युद्ध कर देता है, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नाम है सीता बर्डी का युद्ध, सीता बर्डी का युद्ध। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रख लेना, 27 नवंबर 1817 में, ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे होते हैं जेनकिंस। तो यहां पे इन लोग दोनों जन मिल के लड़ते हैं, फिर भी इन लोग हार जाते हैं, ठीक है। जीतता कौन है? अंग्रेज जो है जीत जाते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना क्या हो रहा है, 1817 में राजा तो बन रहे हैं, लेकिन राजा बनने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको यह एहसास होता है कि अंग्रेज जो है उनको अपना कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, उनसे अपना हर काम करवाना चाहते हैं। तो वो जो है क्या करेंगे, बालाजी बाजीराव के साथ मिलकर एक विद्रोह कर देते हैं, जिसका नाम रहता है सीता बर्डी का युद्ध। सीता बर्डी एक जगह है महाराष्ट्र की, वहां पे वो युद्ध करते हैं 27 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेज जो है उनको हरा देते हैं। हराने का मेन रीजन ये रहता है, यहाँ पे अंग्रेजों की सेना काफी कम रहती है, 1800 के आसपास ही रहती है, जबकि इनकी सेना जो है आपको 18,000 से ऊपर मिलेगी। इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक राइफल्स होते हैं, ठीक है, गन होती है, उसके सामने इन लोग छोटे छोटे तलवार और ये सब मिलके इन लोग लड़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये हार जाते हैं, अप्पा साहब और बालाजी बाजीराव, इसको याद रख लेना है, सीताबर्डी का युद्ध। और इस युद्ध के बाद 1818 में ब्रिटिश के अधीन हो जाते हैं भोसले, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1830 से लेकर, माफ कीजिएगा, 1818 से लेकर 1830 के बारे में जो भी घटनाक्रम रहे हैं उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।